चले जाए पर चर्चा की शुरुआत करते हैं कसौटी दाखिले की। देश भर के 90 यूनिवर्सिटीज में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, कॉलेज में दाखिले के लिए एग्जाम एक ही देना होगा, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, देखिए, पहली बार छात्रों ने आज सीयूईटी परीक्षा का सामना किया है। इससे छात्रों को पसंदीदा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए समान अवसर भी मिलेंगे। आज का एग्जाम तो हो गया, लेकिन सीबीएसई के छात्रों के इंतजार में एक और पहलू अब साथ में जुड़ गया है, यानी बोर्ड के नतीजे अभी आए नहीं और अब सीयूईटी के रिजल्ट का इंतजार भी उनको करना होगा। नीट जेईई की तर्ज पर अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी का भी आगाज हो गया है। देश के 90 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए अब इस एंट्रेंस प्रक्रिया से छात्रों को गुजरना होगा। इस साल करीब 15 लाख छात्र सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। देश और विदेश के 510 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा हुई। प्रशासन को सीयूईटी के लिए कुल 14,90,000 रजिस्ट्रेशन मिले थे। इन छात्रों ने करीब 54,000 किस्म के विषयों से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है। चूंकि इतनी बड़ी तादाद में छात्रों ने अप्लाई किया है, इस वजह से सीयूईटी 2 हिस्सों में कंडक्ट किया जा रहा है। जिन छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है, फेज 2 का एग्जाम अगस्त में होना है। पहले फेज में कुल 8,10,000 तो दूसरे में 6,80,000 छात्र अपीयर होंगे। छात्रों की तादाद के हिसाब से देखें, नीट यूजी देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके लिए हर साल औसतन 18 लाख छात्र अप्लाई करते हैं। सीयूईटी एग्जाम अब देश की 90 यूनिवर्सिटी में दाखिले का पैमाना होगा। अगर 2 छात्रों को सीयूईटी परीक्षा में एक समान अंक मिलते हैं तो 12वीं की मार्कशीट टाई ब्रेकर का काम करेगी। अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लें तो हर साल औसतन 8 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं दाखिले की दौड़ में शामिल होते हैं, जबकि डीयू में महज 70,000 ही सीटें हैं। जानकारों के मुताबिक सीयूईटी के जरिए देश के छात्रों को समान अवसर मिलेगा। वर्ल्ड तो बहुत कॉम्पिटिटिव है और भारत में आप जानते ही हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं। अभी पैटर्न बदला है सिर्फ, अभी भी ब्राइट हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स ही एडमिट होंगे, लेकिन अब टेस्ट के थ्रू आएंगे। पहले सिस्टम में एक कमी थी कि वो एडमिशन प्रोसेस जो थी वो बोर्ड पे भी डिपेंडेंट थी। इतने सारे बोर्ड हैं देश में, सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट्स के अपने बोर्ड हैं, कुछ लीनियंट हैं और कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। तो स्ट्रिक्ट बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनको नुकसान हो जाता था मेरिट बेस्ड में, और लीनियंट बोर्ड के बच्चों को फायदा हो जाता था। अब वो लीनियंट क्यों है या वो स्ट्रिक्ट क्यों है, इस पे तो अपन डिबेट में नहीं जाते, क्योंकि वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो जैसा है ठीक है। पर हमें जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फेयर चांस हमको सबको देना चाहिए। ये टेस्ट एक फेयर चांस देगा। बेशक सीयूईटी का एग्जाम पहली बार हो रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका स्तर 12वीं के छात्रों के हिसाब से ही है। लिहाजा परीक्षा में छात्रों को कोई खास कठिनाई नहीं होगी। पर मैं एक एश्योर कर सकता हूं कि वो +2 के सिलेबस से ही आएगा, तो आपको निश्चिंत होकर उसकी तैयारी करें और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दें। आप बहुत अच्छा होगा और सबको अच्छी जगह अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन मिलेंगे। अगले साल से प्रशासन साल में 2 बार ये एंट्रेंस कराने पर विचार कर रहा है, ताकि छात्रों को भरपूर मौका मिले और योग्यता के मुताबिक वो अपनी पसंद के कॉलेज में पढ़ सकें। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि आज 510 सेंटर पर सीयूईटी की परीक्षा हुई। कुछ एक जगहों पर तो छात्र 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पर पहुंचे। इन छात्रों और अभिभावकों की शिकायत ये थी कि एडमिट कार्ड देरी से इन्हें मिला, जिसकी वजह से उन्हें काफी कठिनाई हुई। जिन छात्रों ने 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया था, उनकी ये शिकायत थी कि उन्हें काफी दूरी पर अलग अलग सेंटर्स दे दिए गए थे और इसी वजह से एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए दूसरे सेंटर तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया और इतना वक्त उनके पास था नहीं। खैर, पहली दफा सीयूईटी के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि सिस्टम बेहतर होगा और छात्रों को परीक्षा के दौरान बेवजह के तनाव से मुक्ति मिलेगी।
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ है। परीक्षा की घड़ी है, लिहाजा CUET की परीक्षा देने पहुंचा हर छात्र थोड़ी हड़बड़ी में है, थोड़ा तनाव में है। सभी का एक ही सपना है, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। इनमें से हर छात्र DU में मिशन एडमिशन में इस वक्त जुटा है। कोई भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए CUET की परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना होगा। मोहाली के इस परीक्षा सेंटर में कुछ छात्र हैरान परेशान भी दिखे। इनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे। है तो दूरी जी 250 किलोमीटर दूर है जी। हाँ जी। तो क्या होना चाहिए? इन्होंने तो ये इसलिए किया था कि नजदीक हो जाए सबका। नहीं, नजदीक तो ये बिल्कुल नहीं है जी। 280 किलोमीटर है, 7 घंटे का सफर है जी वहाँ से। दिक्कत है? हाँ जी, दिक्कत तो है। कंफ्यूजन थी इसमें क्योंकि एंट्री टाइम लिखा नहीं है मॉर्निंग पेपर के लिए। मैं लद्दाख से आया हूँ। लद्दाख से? हाँ, तभी तो अभी 9 तो बजे वही तो वो जाने नहीं थे, 5 मिनट से जाने नहीं थे। छात्र ही नहीं, अभिभावक भी हैरान परेशान दिखे। इनकी शिकायत है कि एडमिट कार्ड देरी से मिला, जिससे दूर दराज से आने वाले छात्रों और अभिभावकों की दुश्वारियां बढ़ गई। इनका कहना है कि सेंटर नजदीक पड़ना चाहिए था ताकि छात्रों को बेवजह तनाव और थकान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ कुछ एक बच्चे और अभिभावक तो 200-300 किलोमीटर की दूरी तय कर सेंटर तक पहुंचे हैं। इनको एडमिट कार्ड कल शाम को मिला। पेपर का तो पहले परसों पता चल गया था, लेकिन सेंटर चंडीगढ़ का डाल दिया, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब बादुगढ़ से यहाँ आने में 300 किलोमीटर दूर है, परेशानी होती है माँ बाप को। तो ये लखनऊ के परीक्षा सेंटर के बाहर का नजारा है। छात्र परीक्षा दे रहे हैं और बाहर अभिभावक इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है, तनाव महज छात्र छात्राओं को ही नहीं है। बच्चा इम्तिहान दे रहा है तो पेरेंट्स भी थोड़ा नर्वस हैं। थोड़ा सा घबराहट हो रही थी जब पेपर छूटे ना, अगर ट्रेन जरा सा मिस किया तो फिर बच्चों को पेपर आना बेकार हो जाता। तो हम लोग 6 बजे ट्रेन पकड़ी है, 5:20 पे, तो यहाँ आए हैं 11 बजे, 10:30 बजे आ गए। तो पूरी रात स्टेशन पे रहे, इधर पूरी रात स्टेशन पे रहे हैं। जब ये बात कही जाती है कि माता पिता बच्चे के लिए तपस्या करते हैं तो शायद यही बात, लेकिन पूरी रात आप लोग स्टेशन पर रहे, उसके बाद सुबह आपका बेटा या बेटी परीक्षा देने आई? बेटी आई है। अच्छा, और कुछ दिक्कत जो हुई? एडमिट कार्ड टाइम से आ गया? नहीं, सब टाइम से हो गया। उन छात्रों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा जिन्होंने 2 अलग स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया था। ये बात भी सामने आ रही है कि फर्स्ट मीटिंग की परीक्षा लखनऊ में है और सेकंड मीटिंग की कानपुर में है, तो उसमें भी एक बच्चे की, तो उसमें भी जाना, लखनऊ में परीक्षा दे करके स्टूडेंट कानपुर जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से आए, यानी लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहाँ से यहाँ पर लोग आए हैं। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनकी तैयारियां मुकम्मल थीं, जो बेफिक्र थे, खुद की कामयाबी को लेकर निश्चिंत थे। आप ये बताइए कि जैसे बच्चे ने तैयारी की है तो कई बार घबराहट होती है क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट CBSE के अभी आए नहीं हैं, तो ऐसे में कुछ दबाव रहा, कुछ तनाव रहा आपसे? कुछ हमारे बेटी को कुछ नहीं है मैम, वो बिल्कुल फ्री रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरा एग्जाम है, ये है, वो है। वो बड़े आराम से खेलती है और जब एग्जाम देना होता है जब देती है। ग्रेटर नोएडा के सेंटर में एग्जाम देने के बाद छात्र सुकून में दिखे। प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। CUET का पहला एग्जाम आज खत्म हो गया है। सेंटर से बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। कुछ के चेहरे पर खुशी है तो कुछ संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। कई बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और किस तरह का एग्जाम था? टफ था, आसान था? एग्जाम तो बहुत इजी था मेरे हिसाब से। इट वाज लाइक वेरी इजी। घर पे भी तभी आई थिंक इन लोगों ने सेंटर पे करवाया ताकि घर लोग चीटिंग ना कर पाए, क्योंकि इतना इजी था, कोई भी आराम से कर लेगा। टफ नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे, जितने सोचे थे। मॉक टेस्ट सही आया था जैसे करवाए थे। बहुत अच्छा किया। मॉडरेट थे, जो पढ़ा होगा उसके लिए रीजनिंग बहुत इजी था। वैसे मैंने क्लैट दिया था, लीगल के लिए मैं दे रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इजी लगा। एंड इंग्लिश भी इजी था, बट
ये है कि थोड़ा कोई कोई वर्ड्स थे जो टफ थे, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ नहीं कह सकते क्वेश्चंस को। टफ इजी नहीं थे, बस मॉडरेट कह सकते हैं। इजी मतलब पेपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी वो उसमें थी, सोशियोलॉजी में थोड़ा सा लगा, बट सारा ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। जाहिर है छात्र खुश हैं कि एग्जाम हो गया, टेंशन खत्म हो गया, अब नतीजों का इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आए नहीं हैं, अब उसके साथ ही सीयूईटी के नतीजों का भी इंतजार जुड़ गया है, क्योंकि इसके बाद ही इन छात्रों के लिए डीयू के दरवाजे खुलेंगे। ये बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं कि पेपर ना बहुत आसान था ना बहुत मुश्किल था, और सबसे अच्छी बात कि इस तरह के एग्जाम में अक्सर टेक्निकल दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो फिलहाल बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें नहीं फेस करनी पड़ी। हालांकि एक आध बच्चे का कहना है कि एक आध बार उनका सिस्टम बंद हुआ। कुल मिलाकर अब तक का जो बच्चों का अनुभव है वो अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आगे आने वाले वक्त में किस तरह से रिजल्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। वैसे देखिए, सवाल केवल उन बच्चों के जहन में या मन में नहीं जो कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस साल बोर्ड क्लास में आए बच्चों के जहन में भी ढेरों सारे सवाल होंगे। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ते हैं, उनके जहन में उठने वाले सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम लोगों ने की है। नवजोत? बिल्कुल, और ये सवाल सीबीएसई के रिजल्ट, भविष्य की योजनाओं, भविष्य में परीक्षा पैटर्न में होने वाले बड़े बड़े बदलावों से जुड़े होंगे। और इन तमाम सवालों पर हमने बात की सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी से। हमारे साथ सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो जो अभी हम भी आ रहे थे तो कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि नतीजे कब आएंगे, तो बात हम शुरू करें उससे पहले आपसे अभी वही सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि 10वीं 12वीं के नतीजे कब आएंगे। मैं परीक्षा परिणाम के बारे में यही कहूंगा कि इसके बारे में बच्चे किसी तरह के एंजाइटी या तनाव में ना रहें, और प्रक्रिया लगभग जारी है, अपने अंतिम चरण में है। इसमें कुछ समय और लग सकता है, और जैसे ही परीक्षा का परिणाम तैयार होगा हम देश के सामने उसको जारी कर सकेंगे। तिथि या डेट बता पाना अभी संभव नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हम बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने देंगे। चलिए, नतीजे तो जो छात्रों के आएंगे वो तो हैं ही, लेकिन आप लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि आपके अपने अंदरूनी तौर पर बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, चाहे शिक्षा प्रणाली में हो, पठन पाठन के तरीके में हो, या फिर इवैल्यूएशन में। क्या कुछ नई जो शिक्षा नीति 2 साल पहले आई थी उसके तहत सीबीएसई आगे क्या कुछ करने जा रही है? बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए नई शिक्षा नीति मूलतः 3 बदलावों की बात करती है। हमें बदलाव लेकर के आना अपने करिकुलम में, स्ट्रक्चर में, जिससे उसका फायदा बच्चों को मिल सके और हमारे बच्चे देश और दुनिया में इक्वल लेवल पर खेल सकें। हमें परिणाम और सुधार लेकर के आना है पेडागॉजी में, मतलब पढ़ाने लिखाने के तरीकों में, जिससे रटने की जगह अनुभवपरक शिक्षा मिल सके, और अंक लेने के साथ साथ बच्चे अपनी क्षमता विकास कर सके, कौशल विकास कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, और देश के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका दे सके। आने वाले समय में 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं देंगे, उनके मन में ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ बदलाव होने वाले। हम लोगों ने ये माना है कि सिर्फ 3 घंटे एक विषय की परीक्षा लेकर के, वो भी वर्ष के अंत में, बच्चे का पूरा आकलन नहीं हो सकता है। बच्चे का आकलन असली तरीके से तो पेरेंट्स और टीचर्स साल भर करते हैं, तो साल भर उसका आकलन हो सके उसके हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था की है। सारे प्रश्न पत्रों में जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है, वहां 20% इंटरनल असेसमेंट लागू कर दिया है, और ये नई शिक्षा नीति के प्रयोग के तौर पर है, सुझाए गए तरीकों के तहत है। उन 20% प्रश्नों में विद्यालय के टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, उसका पीयर ग्रुप बच्चे को असेस करेगा। उसमें प्रोजेक्ट्स भी होंगे, उसका इंडस्ट्री कनेक्शंस भी होगा, उसमें बच्चे सामाजिक सेवा की, सहभागिता की भावना से भी आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स की चीजें भी होंगी। एक दूसरा बड़ा बदलाव हम जो परीक्षा प्रणाली में लेके आ रहे हैं वो प्रश्न पत्रों के ढांचे को बदलने को लेकर के है। तो ढांचों में 2 बदलाव हमने लागू कर दिया है। पहला, हम लोगों ने अपने प्रश्न पत्रों में इंटरनल 33% क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आइदर ए और बी और सी। तो चॉइसेज बढ़ा दी हैं कि बच्चे तनाव मुक्त होकर के बड़ा प्रश्न पत्र प्राप्त करें, जिसमें 33% प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें विकल्प होगा, ए कर लो या बी कर लो। इसी तरह से प्रश्न पत्रों के ढांचे में एक दूसरा बदलाव ये किया है कि हमारे जो प्रश्न हैं
अब वो कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मतलब कि एक होता रट करके उत्तर लिख लेना एक पेज में, और एक होता पैराग्राफ पढ़ना, एनालिटिकल माइंड से सोचना, दिमाग लगाना, क्रिटिकली थिंक करना, रिलेट करना, को रिलेट करना, और फिर प्रश्न का एक नया उत्तर लेकर के आना। ये उत्तर किताबों में और प्रश्नों में नहीं मिलेगा, कॉपियों में नहीं मिलेगा। इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी कि हम इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। एक तीसरा बदलाव जो हम लोग असेसमेंट में लेकर के आ रहे हैं, वो तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों का प्रत्येक वर्ष स्ट्रक्चरल असेसमेंट है। अभी तक एक बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में होती है। बच्चे 1 to 10 तक क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, कहां गैप है, उसके बारे में अध्यापक और टीचर से सीबीएसई कोई शेयर नहीं करता था। प्रत्येक वर्ष हम तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों का असेसमेंट सर्वे करेंगे। ये परीक्षा वैसी नहीं होगी जिसके नंबर मिलेंगे। इस परीक्षा में हम अध्यापकों को, पेरेंट्स को, स्कूलों को ये बता सकेंगे कि आपका बच्चा जो सेकंड में इस लेवल पे था, वो क्लास 3 में किस लेवल पर पहुंचा। ऐसा तो नहीं कि तीसरी के बच्चे को दूसरी का गणित और विज्ञान नहीं आता। तो वो जो गैप है वो जब शेयर करेंगे तो बच्चों के असेसमेंट को आगे करने में आसानी होगी। कामयाबी पाने के लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव में रहकर आप अपना बेस्ट बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप उत्साह के साथ आगे बढ़ें, पूरे जोश खरोश के साथ चुनौतियों का सामना करें। बिल्कुल, आपको बता दें कि लेकिन सवाल ये है कि खुश रहें कैसे। आप सोचते हैं कि कामयाबी मिले तो खुश रहें, और कामयाबी शायद ये सोचती होगी कि आप खुश रहें तो वो आपसे आ गले मिले। जी हाँ, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े उत्साह की जरूरत होती है। हैप्पीनेस आपके जोश, आपके उत्साह में 4 चांद लगा देती है। लिहाजा मेहनत कीजिए, खुश रहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। जो सुख में साथ देते हैं ना, उनको रिश्ते कहते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं ना, उनको फरिश्ते कहते हैं। और हमेशा खुशी के लिए केवल रिश्तों की नहीं, फरिश्तों की जरूरत होती है। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके मेंटोर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, जो आपके साथ रहते हो आपके चैलेंजिंग टाइम्स में। और बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम एग्जाम भी होता है। अगर आपका सफर सही है और आपके साथ, मान लीजिए आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं और आपको मर्सिडीज गाड़ी मिली है जाने के लिए, लेकिन आप उन दोस्तों के साथ हैं जो आपसे बिल्कुल जिनकी जमती नहीं है, क्या गाड़ी अच्छी लगेगी? थैंक यू। और अगर आप मान लीजिए यहां कहीं इंडिया गेट जा रहे हैं और ऑटो रिक्शा के पीछे 4 लोग ऐसे बिल्कुल, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रैम करके बैठे हुए हैं ऐसे, हाँ, लटक के बिल्कुल उसे सट बैठे हुए हैं, लेकिन चारों एकदम खास दोस्त है, खास यार है, क्या मजा आएगा? तो यारी इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी? अब बात कर लेते हैं सेहत की सौगात की। कोरोना के खिलाफ देश में जारी वैक्सीनेशन मुहिम को आज नया बूस्टर मिला है। आज से 18+ लोगों के लिए फ्री बूस्टर डोज की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले मैं न्यूज बताऊं सबसे, बूस्टर डोज किसने लगवा लिया? मैंने तो लगवा दिया। नंबर ही नहीं आया अभी। मेरा भी स्लॉट बुकड है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैंने भी लगवा लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देखिए, सरकार ने ये तोहफा जो है ना सभी लोगों को दिया है। अगले 75 दिनों के लिए पूरे देश में सरकारी टीका केंद्र जो है वहां पे 18+ लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगेगी। अगर आपने नहीं लगवाया है तो आप भी जा सकते हैं। भारत की वैक्सीनेशन मुहिम में एक और मील का पत्थर, फ्री बूस्टर डोज का मॉनसून ऑफर। देश मना रहा है फ्री बूस्टर डोज का अमृत महोत्सव। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक अचूक हथियार साबित हुई है। कोरोना भले ही सुस्त पड़ गया है, लेकिन अभी इसका समूल नाश होना बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि देश की पूरी आबादी को न केवल जरूरी 2 डोज लगें, बल्कि बूस्टर डोज के दायरे में आने वाले सभी लोगों को बूस्टर डोज भी लग जाए। लिहाजा बूस्टर डोज को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 18+ लोगों को आज से फ्री बूस्टर डोज देने का अभियान शुरू कर दिया है। ये बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक फ्री में लगाई जाएगी। फ्री बूस्टर डोज के लिए आज सुबह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये तस्वीरें नोएडा के एक सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर की हैं।
देश के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कह दिया है कि अब 18 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं उनको भी फ्री में बूस्टर डोज दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और यहाँ पर तमाम लोग जिन्हें अभी तक प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता, वहाँ पर पैसे देने पड़ते, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और फ्री में उन्हें बूस्टर डोज दी जा रही है। एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि लगातार देखा ये जा रहा था कि बूस्टर डोज को लेकर लोग थोड़ी लापरवाही बरत रहे थे, उनका नंबर अच्छा नहीं था। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे लोगों ने फ्री डोज के फैसले का स्वागत किया है। मैं हर किसी नागरिक को, हर किसी एलिजिबल आदमी को ये कहना चाहूंगा, जब भी आपका नंबर आता है आप बूस्टर डोज जितनी जल्दी है लगाओ और अपनी सेहत को सेहतमंद रखें और सिक्योर करिए। फ्री बूस्टर डोज को मुंबई कर भी हाथों हाथ ले रहे हैं। बारिश के बावजूद लोग डोज लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। ये तस्वीरें मुंबई के जंबो सेंटर बीकेसी की हैं, जहां सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब 18 से लेकर 59 के आयु के लोग जो हैं बूस्टर डोज का फायदा उठा सकते हैं। पहले ये निर्णय लिया गया था कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जो हैं वो लोग बूस्टर डोज लगवा पाएंगे, मगर अब जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है या जंबो सेंटर्स हैं मुंबई में, जो मुंबई जहां पर जंबो सेंटर्स सबसे बड़े बने गए हैं, वैक्सीनेशन जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है, लोगों का इलाज सबसे ज्यादा किया गया है, ऐसे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं और जंबो सेंटर्स हैं वहां पर अब लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चलिए आपको अब हम लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर सावन की शुरुआत होते ही पहाड़ी बाबा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। वैसे तो ये मंदिर एक शिवालय है जहां भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खासियत है। शगुफ्ता क्या है? देखिए तस्वीरें वाकई देखने लायक हैं क्योंकि इस मंदिर में भगवान की भक्ति और देशभक्ति का अनूठा सा संगम देखने को मिल जाता है। इस मंदिर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है, जिसकी वजह से ये मंदिर देश के दूसरे शिव मंदिरों से थोड़ा सा हटकर है। कुछ खास है भोलेनाथ का ये धाम, जहां शिव भक्ति के साथ होती है देशभक्ति। इसलिए इस शिवालय में उमड़ता है लोगों का सैलाब। साल के 365 दिन और 24 घंटे पहाड़ी बाबा मंदिर में आस्था का ये मेला यूं ही लगता है, चाहे बारिश पड़े या पड़े कड़ाके की ठंड या फिर गर्मी, भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आती। और अब तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस खास मौके पर आसपास के राज्यों से भी लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहाड़ी बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं। बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए लोगों को 500 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। भक्तों की भीड़ है। हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेके आए हैं जो शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का भी संदेश देता है। इस वक्त हम हैं रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में और बाबा का दरबार यहां से लगभग 500 सीढ़ियां ऊपर है। आप यहां देख सकते हैं कि नंबरिंग किया गया है। नीचे जो है आप देख सकते हैं नंबरिंग किया गया है। ऊपर में बाबा विराजते हैं, बाबा का ऊपर दरबार है और भक्त जो हैं जाते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और महिलाएं हर कोई सावन के इस महीने में बाबा की एक झलक पाने के लिए पहाड़ी बाबा मंदिर खींचा चला आता है। भक्तों की मान्यता है कि उनकी हर मुराद को बाबा पूरी करते हैं। यहाँ हर एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। रांची के लोग तो पर डे दर्शन कर ही रहे हैं और इस बार तो 2 साल के बाद पूजा हो रहा है, तो इस बार की संख्या बहुत काफी होगी, भक्तमय होगी। लेकिन रांची का ये मंदिर लोगों को भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देता है। यहाँ पर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 26 जनवरी को यहाँ ध्वजारोपण भी होती है और प्लस प्राचीन सभ्यता से मंदिरों का निर्मित निर्माण है जो लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ लाखों की सालों भर सावन महीने के अलावा भी यहाँ 10,000 से अधिक भक्त रोज भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ होती है। मंदिर में साफ सफाई और सजावट देखते ही बनती है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं। चाहे पुलिस वालों की तैनाती हो या फिर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाती।
रांची से सत्यजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं त्रिपुरा का। वहां से भी एक लोकोत्सव की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हैं 7 दिन तक चलने वाले खर्ची पूजन मेले की। कोरोना के कारण 2 साल तक इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार रौनक खूब है। लेकिन इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ मेले का आयोजन हुआ है। मेले में रिकॉर्ड भीड़ भी शामिल हुई है। ये राज्य के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है और सैकड़ों सालों से इस उत्सव की परंपरा चली आ रही है, जो इस साल भी पूरी की गई। लाखों की भीड़, भक्ति का उत्साह और श्रद्धा का ये समागम 2 बरस बाद हुआ तो यादों की तस्वीरें पीछे छोड़ गया। जहां मुरादें कहिए, मनोकामना कहिए या फिर विश्वास का ऐसा भाव है जो नए रूप में उभरा है। त्रिपुरा में 7 दिनों तक चलने वाले खर्ची पूजन मेले की ये भीड़ बताती है कैसे इस मेले से समूचा सूबा जुड़ा हुआ है। 7 दिनों के इस आयोजन का समापन बुधवार को हो गया। खर्ची पूजन मेला राज्य का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। किसी जमाने में केवल आदिवासियों की पूजा करने वाले इस आयोजन से आज की तारीख में पूरा त्रिपुरा जुड़ गया है। खास बात यह है कि यहाँ 14 देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जिसे चतुर्दश मंदिर कहा जाता है, जिसकी अपनी एक कहानी है। खर्ची पूजा स्थल और 14 देवताओं का मंदिर अगरतला शहर से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में खैर नगर के पास है। बताया जाता है कि ये मंदिर 18वीं शताब्दी के दौर में बनवाया गया था। पुराने मंदिर की बात करें तो यह अगरतला से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण में उदयपुर के पास है। परंपरा के मुताबिक यहाँ 14 देवताओं की मूर्तियों को पास की नदी में स्नान कराकर स्थापित किया जाता है, जिसकी अगुवाई त्रिपुरा पुलिस का बैंड करता है। इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को चंताई बुलाते हैं, जो पूजा के दिन राजा की ड्रेस में अगुवाई करता है। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का जो माहौल है, इसमें आकर एक अलग सा एक अनुभूति होता है। त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, 14 गॉडेस टेम्पल, 14 देवता मंदिर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हजारों लाखों लोग पिछले 7 दिनों से आ रहे हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अच्छा इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। इस पूजा से जुड़ी कहानी में कहा जाता है कि यहाँ राज करने वाले एक राजा ने अपने वस्त्र देकर 14 देवताओं की रक्षा की थी, जिसके बाद वो उन्हें घर ले आए थे। जिसके बाद राज परिवार और आदिवासियों ने इनकी पूजा शुरू कर दी, जो आज परंपरा के तौर पर सैकड़ों साल से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे लाल सोने की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कश्मीर का केसर बहुत मशहूर है। कश्मीर में बड़े पैमाने पर केसर की खेती भी होती है, लेकिन कोशिशें इसे कश्मीर से बाहर भेजने की हैं। बिल्कुल, केसर का मतलब कश्मीर ही लोग आज तक जानते थे, लेकिन आने वाले दिनों में सिक्किम में केसर के खेत लहलहा सकते हैं, क्योंकि यहां भी अब बड़े पैमाने पर केसर की खेती करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सिक्किम और जम्मू कश्मीर ने एक समझौते पर साइन भी किया है। सेहत और स्वाद की दौलत माने जाने वाले केसर पर अब तक जम्मू कश्मीर का कब्जा रहा, या कहें कि खेती में एकाधिकार रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी खेती के विस्तार में अब सिक्किम का भी नाम होगा। सिक्किम एक और ऐसा राज्य बन गया है जहां केसर की खेती मुमकिन हो सकी है। प्रयोग के तौर पर सिक्किम में शुरू हुई खेती के अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब इसे बढ़ावा देने की गरज से सिक्किम और जम्मू कश्मीर के बीच एक करार भी हुआ है, जिसके गवाह खुद राज्यपाल गंगा प्रसाद रहे। देश में कश्मीर के साथ साथ अब सिक्किम में भी सैफरान उगाया जाएगा। सिक्किम की एक विशेष टीम, जिसकी अगुवाई सिक्किम के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और कश्मीर में सैफरान उगाने के गुण सीख रहा है। दरअसल 2 साल पहले ये प्रयोग सिक्किम में शुरू हुआ था, जहां पर कश्मीर के सैफरान को उगाया गया और अब सिक्किम सरकार चाहती है कि सिक्किम में
सैफरान की खेती को बढ़ावा देकर वहां के किसानों की आय बढ़ाई जाए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए राज्यपाल ने केसर की खेती, प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट पर चल रहे काम को देखा। उन्होंने भरोसा जताया कि केसर की खेती से सिक्किम को न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि राज्य की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। 2020 में तो थोड़े जगह में शुरू किया गया, 2021 में काफी मैंने करीब 1.5 एकड़ में वो लगाया गया और उसमें से सैफरन को लाए और जैसा कि इकबाल साहब बताए कि यहाँ पर लैबोरेटरी में उसको टेस्ट किया गया तो लगभग यहाँ जो गुणवत्ता जो है वो करीब सेम बने वहाँ का है। दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते में केसर के साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग के साथ दूसरी उगाई जाने वाली फसलें भी शामिल हैं। इसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए में है। यही वजह है कि इसे लाल सोना भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब देखो खाती रहती है मेरी बात सुन लो, खबर भी खाने से जुड़ी है। अच्छा, बाहुबली थाली है, शुरू हो चुका है, एंकर शुरू हो चुका है। मेरी बात सुनो, बाहुबली थाली है, बाहुबली थाली अगर आप पूरी खा जाएंगे ना कोई भी, 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कौन खा सकता है? देखो मैंने ना प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुझे लगता है आगे भी बता दो, आगे भी बता दो नवजोत, करना क्या है? थाली का साइज देखना है और अगर है आप में हिम्मत तो खा के दिखाइए। इन द मीन वाइल मैं जरा ये ट्राई करती हूँ खाने की कि क्या ये फिनिश कर सकती हूँ, नहीं तभी मैं जाऊंगी उस कंपटीशन के लिए। बाहुबली की तस्वीर वाली ये है बाहुबली थाली और ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली फिल्म का मेन किरदार खुद ही ये शानदार थाली परोसने के लिए ग्राहकों के पास आ रहा है। इस थाली में 2, 4 या 10 नहीं, एक साथ 30 प्रकार के लजीज व्यंजन सजे हैं। इनमें हैदराबाद की मशहूर बिरयानी तो है ही, कई तरह के नॉनवेज और वेज स्टार्टर, अलग अलग किस्म के चावल और कई दूसरे पकवान भी हैं जिनको देखकर ही मुंह में पानी आ सकता है। लेकिन थाली में इतनी डिशेज हैं कि सब कुछ खा पाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। इसलिए इस थाली का नाम रखा गया है बाहुबली थाली, क्योंकि अकेले तो इसे खा पाना किसी एक आदमी के लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि अगर किसी ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही इस थाली को साफ कर सका तो इसके लिए रेस्टोरेंट ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। Why we designed it is there are few people like who only like particular items and there are few people who wants to try every item which is in the restaurant. So we have arranged this thali like there are some people who eat only veg and there are people who eat both. So we designed it with the veg and non-veg starters so that every vegetarian also can happily have the biryani here. बहरहाल देश में भोजन भट्ट लोगों की कमी भी नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 लोग ही इस अकेले बाहुबली थाली का सारा माल चट करके 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीत चुके हैं। वहीं एक आदमी ने तो सिर्फ 30 मिनट में पूरी थाली खत्म कर दी। There were some YouTube videos that my wife looked at and she thought it's good to try as a family. This is a novel experience to try out once. How did you find the food? Food is okay. I think a lot of meat dishes would have liked more vegetarian dishes here, but whatever there, all the dishes are very tasty. दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में एक साथ कई व्यंजन से भरी थाली का कॉन्सेप्ट नया तो नहीं है, लेकिन इस थाली में इतनी ज्यादा मात्रा में खाने की चीजें पेश की जा रही हैं कि देखकर ही पेट भर सकता है। बहरहाल ये थाली रेस्टोरेंट में आने वालों को लुभा तो रही है। रेस्टोरेंट के मुताबिक अभी तक 3000 से ज्यादा लोग इस थाली को ट्राई कर चुके हैं और ग्राहकों को इनका मेन्यू पसंद भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब चाय पर चर्चा में बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। दरअसल वहां पर श्रीलंका में क्या संकट गहराया हुआ है आपको पता ही होगा। श्रीलंका का हाल बेहद बुरा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। शगुफ्ता जी हाँ, देखिए ऐसे में जब गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की खबर सामने आई थी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रीलंका की तमाम दिक्कतों के लिए लोग राजपक्षे के परिवार को भी जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब उनके इस्तीफे की खबर आई तो लोगों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किस तरह से किया है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए।
और अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस और दिखाते हैं एफिल टावर पर हुई शानदार आतिशबाजी। मौका था बेस्टिल डे का। बेस्टिल डे दरअसल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, पेरिस समेत पूरे फ्रांस में बेस्टिल डे पर पूरे हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जाता है। ये वार्षिक उत्सव दिन में शैम्स एलिसीज पर सैन्य परेड के साथ शुरू होता है और फिर रात में एफिल टावर पर आतिशबाजी के साथ खत्म होता है। आप भी देखिए शानदार उत्सव की भव्य आतिशबाजी।